समय की चक्की जब चलती है तो अमीर और गरीब का भेद भाव नहीं करती, लेकिन जब किस्मत रूठती है तो सबसे ज्यादा मार उस मिट्टी के घर पर पड़ती है जहां सिर्फ उम्मीदें पकती हैं। रामपुर गांव के एक कोने में बनी घास फूस की झोपड़ी, जहां गरीबी तो थी, लेकिन उस गरीबी की कोख से एक ऐसा हीरा जन्म ले रहा था जिसकी चमक पूरे जिले को रोशन करने वाली थी। ये कहानी है किसान माधव, उसकी होनहार बेटी किशोरी और इंसानियत को दीमक की तरह चाटने वाले लालच की। सुमित्रा, इस बार तो आसमान ने भी पीठ फेर ली। दरारें खेत में नहीं, सीधे मेरे सीने पर पड़ी है। फसल पूरी तरह जल गई है। समझ नहीं आता कि इस बार घर का चूल्हा कैसे जलेगा, और भगवान ने हमारी किस्मत में सिर्फ ये सूखा ही क्यों लिखा है। अजी, हौसला मत हारिए, सूखी मिट्टी फिर हरी हो जाएगी। लेकिन चिंता खेत की नहीं, हमारी किशोरी की है। स्कूल के मास्टर जी कह रहे थे कि अगर इस महीने 10वीं की फीस जमा नहीं हुई और किताबें नहीं आई तो उसका नाम काट दिया जाएगा। हमारी बिटिया पढ़ाई में कितनी तेज है, आप तो जानते हैं ना। बापू, माँ, आप लोग मेरी पढ़ाई की वजह से परेशान मत हो। अगर पैसे नहीं हैं तो मैं इस साल स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं खेतों में बापू के साथ काम करूंगी, लेकिन आपको इस तरह रोने नहीं दूंगी। नहीं बेटिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी आंखों के सपने इस गरीब बाप की लाचारी के आगे दम नहीं तोड़ेंगे। तू पढ़ेगी और बहुत बड़ी अफसर बनेगी। मैं आज ही लाला धनीराम के पास जाता हूं। धनीराम गांव का वो अजगर था जो कर्ज के नाम पर गरीबों का खून चूसता था। उसकी तिजोरी जितनी बड़ी थी, उसका दिल उतना ही छोटा था। माधव अपनी मजबूरी की पोटली को लेकर उसी कसाई के पास पहुंच गया। लाला जी, इस बार दया कर दो। अगली फसल पर पिछला सारा सूद चुका दूंगा। इस बार बच्चों के मुंह का निवाला मत छीनिए लाला जी। अबे ओ सुखन, दया धर्म की बातें मंदिर में जाकर किया कर। ये धनीराम की हवेली है। पैसे नहीं है तो घर के बर्तन उठा ला, नहीं तो कल अपनी गाय मेरे खूंटे पर बांध जाना। चल हट यहां से। राम राम लाला जी, बड़ी उम्मीद लेकर आपकी चौखट पर आया हूं। बेटी किशोरी की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। अगली फसल आते ही सूद समेत पाई पाई चुका दूंगा लाला जी। अरे आओ माधव, आओ बैठो। क्या कह रही है? हाँ, तो 5,000 चाहिए? दे देंगे भाई। हम तो पैदा ही हुए हैं तुम जैसे गरीबों की मदद करने के लिए। लेकिन हमारी भी एक छोटी सी शर्त है। वो जो गांव के किनारे पर तुम्हारा छोटा सा खेत है ना, उसके कागजात हमारे पास रखने होंगे। और हाँ, इस सफेद कागज पर अपना अंगूठा लगा दो। लाला जी, ये सफेद कागज कैसा? इस पर तो कुछ लिखा भी नहीं है। अबे ओ माधव, कर्ज भी चाहिए और शक भी करते हो? ये सिर्फ लिखा पढ़ी का कागज है कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं। भरोसा नहीं है तो निकलो मेरी हवेली से। नहीं लाला जी, गुस्सा मत होइए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पैसे मिल गए और किशोरी की फीस भी जमा हो गई, और 6 महीने तक माधव ने दिन रात एक कर दिया। पेट पर पट्टी बांधी, सूखी रोटी खाई, लेकिन 5,000 और उसका ब्याज इकट्ठा कर लिया। वह खुशी खुशी लाला के पास पहुंचा, ये सोचकर कि आज उसका खेत स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। लाला जी, ये लीजिए आपके 5,000 रुपए, और ये ऊपर से 500 रुपए का ब्याज। मेरा वो अंगूठे वाला कागज मुझे वापस दे दीजिए। कागज? कौन सा कागज माधव? अरे मूर्ख किसान, तूने जिस कागज पर अंगूठा लगाया था वो कर्ज का नहीं बल्कि खेत बेचने का इकरारनामा था। वो खेत अब कानूनी तौर पर मेरा है। चल भाग यहां से। नहीं लाला जी, ऐसा अनर्थ मत करो। भगवान के लिए ऐसा मत करो। वो खेत मेरी माँ जैसा है। तुमने मुझे धोखा दिया लाला, तुमने धोखा दिया। लाला जी, ये तो सरासर पाप है। माधव ने तो समय पर पैसे लौटा दिए, फिर आप उसकी जमीन कैसे छीन सकते हो? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ओए रामू,
अपनी जबान संभाल, नहीं तो माधव के साथ तू भी नपेगा। ओए बलीराम, उठा के फेंको इन कंगालों को बाहर, बहुत न्याय पंचायत कर रहे हैं। अपमानित लूटा हुआ माधव जब रोता हुआ थाने पहुंचा तो गांव वाले भी उसके पीछे पीछे आए। सबको लगा कि कानून के रखवाले उसे इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन वे भूल गए थे कि उस थाने की कुर्सी पर कोई रक्षक नहीं, बल्कि वर्दी में छुपा एक भक्षक बैठा था, दरोगा रघुराज सिंह। दरोगा साहब, गजब हो गया साहब। लाला धनी राम ने धोखे से मेरा खेत हड़प लिया। मुझे न्याय दीजिए हुजूर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ साहब, माधव सच कह रहा है। लाला ने हम सबके सामने माधव को धोखा दिया है। गांव के सब लोग इस बात के गवाह है साहब। अबे ओ सुखन, तू यहाँ का चौधरी है क्या बे, जो गवाही देने चला है? उठो माधो, रो मत। लाला ने बेईमानी की है, साले को जेल की हवा खिलाता हूं। लेकिन भाई, कानून की गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती। लाला बहुत बड़ा आदमी है, उस पर हाथ डालने के लिए ऊपर तक प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। 10,000 रुपए लगेंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। 10,000? दरोगा साहब, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं बची। जो था सब लाला को दे दिया। मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? पैसे नहीं है तो यहां अपनी कंगाली का प्रदर्शन करने क्यों आए हो तुम सब? निकलो यहां से। पुलिस का वक्त बर्बाद करता है। जब जेब में गरम नोट हो तब आना। चलो दफा हो जाओ। उस रात रामपुर गांव के उस छोटे से घर में मातम छाया था। गांव के लोग बाहर इकट्ठा थे, सब लाचार थे। माधव चुपचाप कोने में बैठा दीवार को ताक रहा था, जैसे उसकी आत्मा ही मर चुकी हो। सुमित्रा के आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन उसी अंधेरे में एक जोड़ी आंखें ऐसी थीं जहां आंसुओं का पानी अब बारूद बन चुका था। वह थी 14 साल की किशोरी। बापू, अपनी आंखें पोंछ लीजिए। आज के बाद आपकी आंखों में एक भी आंसू आया तो मुझे लगेगा कि मेरी पढ़ाई बेकार है। लाला का घमंड और इस दरोगा की वर्दी का रौब, मैं इन दोनों को मिट्टी में मिला दूंगी। आप बस मुझे पढ़ने दीजिए। मैं हार नहीं मानूंगी बापू, मैं कभी नहीं हारूंगी। बिटिया, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। उनके पास पैसा है, बंदूक है। हम उनके आगे कीड़े मकोड़े जैसे हैं। गांव का कोई आदमी भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। माँ, उनके पास पैसा और बंदूक है तो मेरे पास ये कलम है। मास्टर जी कहते हैं कि एक कलम की ताकत 1000 बंदूकों से ज्यादा होती है। तुम देखना माँ, ये वक्त बदलेगा और ये गांव वाले गवाह बनेंगे। और फिर शुरू हुआ संघर्ष का वो अध्याय जिसने इतिहास लिख दिया। दिन बदला, रात बदली, मौसम बदले, लेकिन नहीं बदली तो किशोरी की तपस्या। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में वो लड़की रात रात भर किताबों से जंग लड़ती रही। और फिर आया वो दिन जब 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ। किशोरी ने सिर्फ स्कूल नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। स्कूल का प्रांगण, पूरा गांव इकट्ठा है, मीडिया के कैमरे लगे हैं, लाला और दरोगा भी फूलों का हार लेकर खड़े हैं ताकि वाहवाही लूट सकें। हाँ भाई, हमारे इलाके की बेटी है। मुझे तो पहले से पता था कि किशोरी एक दिन नाम रोशन करेगी। पुलिस हमेशा ऐसे होनहार बच्चों के साथ खड़ी है। किशोरी जी, आपकी इस बड़ी सफलता के पीछे किसका हाथ है? आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती हूँ, लेकिन आज इस कैमरे के सामने मैं पूरे देश को एक सच बताना चाहती हूँ। ये जो फूलों का हार लेकर खड़े हैं लाला धनीराम, ये एक नंबर का धोखेबाज है जिसने मेरे सीधे साधे पिता का खेत हड़प लिया। और ये जो दरोगा रघुराज सिंह वर्दी पहनकर मुस्कुरा रहे हैं, ये घूसखोर हैं। इन्होंने केस दर्ज करने के लिए हमसे 10,000 की घूस मांगी थी। लड़की क्या बकवास कर रही है? कैमरे के सामने कुछ भी बोल रही है। बंद करो ये कैमरा। ये लड़की झूठ बोल रही है, इसका दिमाग खराब हो गया है। लाइव टीवी पर यह समाचार देखकर पूरे जिले में हड़कंप मच गया। दारोगा रघुराज को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और लाला के खिलाफ जांच बैठ गई। लेकिन लाला शातिर था, उसने कोर्ट से स्टे ले लिया। मामला अदालती चक्करों में फंस गया। किशोरी समझ गई कि बाहर से चिल्लाने से सिस्टम नहीं बदलेगा। सिस्टम को बदलने के लिए उसके अंदर दाखिल होना पड़ेगा। 5 साल बाद
5 साल एक लंबा वक्त होता है। इस बीच किशोरी गांव से दूर शहर चली गई। सरकार से मिली स्कॉलरशिप के दम पर उसने पढ़ाई जारी रखी। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में, जहां न ढंग से हवा आती थी न रोशनी, वहां किशोरी ने खुद को तपाया। यूपीएससी की तैयारी जहां अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, वहां किशोरी का संकल्प और मजबूत होता गया और आखिरकार सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया। किशोरी ने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक हासिल कर IAS का पद हासिल कर लिया। वक्त का पहिया घूमा और ऐसा घूमा कि देखने वाले दंग रह गए। संयोग देखिए या नियति का खेल, किशोरी को अपनी पहली पोस्टिंग उसी जिले में मिली जहां उसका अपना गांव रामपुर था। वह अब उस जिले की जिलाधिकारी DM बनकर आ रही थी। कमान संभालते ही उसने सभी विभागों की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठिए, मैं यहाँ लंबी चौड़ी बातें करने नहीं आई हूँ। इस जिले में आज से सिर्फ एक ही चीज चलेगी और वो है कानून। अगर किसी भी अधिकारी ने किसी गरीब की फाइल रोकी या 1 रुपए की भी घूस मांगी तो याद रखना, सस्पेंशन बहुत छोटी चीज है, मैं सीधे जेल भेजूंगी। दरोगा रघुराज सिंह जी, आप तो सस्पेंड हो गए थे, आप यहाँ कैसे? खैर इसे छोड़ो और बताओ, क्या आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है या फिर से सुनने के लिए 10,000 का इंतजाम करना पड़ेगा? जी हुजूर, बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है मैडम। मुझसे पुरानी भूल हो गई थी मैडम। बैठ जाइए दरोगा जी, पुरानी भूलों का हिसाब ही तो करने आई हूँ। अगले ही दिन जिलाधिकारी किशोरी का काफिला भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम के साथ सीधे रामपुर गांव पहुंचा। गांव के लोग अपनी लाडली को लाल बत्ती की गाड़ी में देखकर गर्व से रो पड़े। माधव और सुमित्रा भीड़ के पीछे खड़े होकर अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। किशोरी गाड़ी से उतरी, प्रोटोकॉल तोड़ा और सीधे जाकर अपने माता पिता के पैर छू लिए। बिटिया, तू सच में DM बनकर आ गई। तूने जो कहा था वो कर दिखाया। बापू, अभी तो काम शुरू हुआ है, चलिए लाला धनीराम के पास चलते हैं। लाला धनीराम, तुम्हारे पिछले 20 सालों के जमीनी रिकॉर्ड की जांच मेरे विशेष गुप्तचर ने की है। तुमने हेरा फेरी करके अनपढ़ किसानों के अज्ञान का फायदा उठाकर मेरे बापू सहित इस गांव के 25 किसानों की जमीनें अवैध रूप से हड़पी हैं। सरकारी स्टैंप की चालबाजी और धोखाधड़ी के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैडम साहिबा, मुझे माफ कर दो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, जेल में मर जाऊंगा। मैं माधव का खेत नहीं, सभी किसानों के खेत अभी के अभी वापस करता हूँ मैडम, मुझे छोड़ दो। अब पांव पकड़ने से क्या होता है लाला? जब हम रोते थे तब तो तू हंसता था। आज हमारी बेटी DM बनकर आई है, अब भुगत अपने पापों का फल। जब तुमने इन गरीबों का पेट काटा था लाला, तब तुम्हें इनके बुढ़ापे पर तरस नहीं आया? कानून में माफी का कोई प्रावधान नहीं है। दरोगा रघुराज सिंह, आगे बढ़िए और इस धोखेबाज लाला के हाथों में हथकड़ी लगाइए। चल लाला, बहुत पाप किए हैं तूने। रुकिए दरोगा जी, जल्दी किस बात की है? लाला को ले जाने के लिए गाड़ी दूसरी है। आपके लिए विजिलेंस सतर्कता विभाग की गाड़ी बाहर खड़ी है। पिछले 5-10 सालों में आपने जो काली कमाई की है उसकी पूरी फाइल मेरे पास है। पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप में आपको नौकरी से बेदखल और गिरफ्तार किया जाता है। अपनी हथकड़ी खुद पहनिए। नहीं मैडम, दया कीजिए मैडम, मेरी नौकरी। दरोगा रघुराज सिंह और लाला धनीराम को जब पुलिस की गाड़ी में ठूंस कर ले जाया जा रहा था, तब पूरा रामपुर गांव तालियों की गड़गड़ाहट और किशोरी मैडम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। किशोरी ने अपने हाथों से अपने पिता माधव को उनके खेत के असली, सरकारी और कानूनी कागजात सौंपे। बिटिया, आज तूने इस बूढ़े बाप का सिर पूरे समाज में ऊंचा कर दिया। आज सचमुच न्याय की जीत हुई है। बापू, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये जीत आपकी उस ईमानदारी की है जिसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। और ये जीत हमारे इस पूरे गांव की है। अब इस खेत में मजबूरी की नहीं बल्कि जीत की फसल लहलहाएगी।
और यहाँ कहानी समाप्त होती है, लेकिन एक अटूट सबक छोड़ जाती है। पैसा, रसूख और भ्रष्टाचार चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, शिक्षा और अडिग संकल्प के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ईमानदारी का रास्ता लंबा और कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा लाठियों और हथकड़ियों पर नहीं, बल्कि सम्मान के सिंहासन पर होता है। शिक्षा ही वह हथियार है जो किसी भी गरीब को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकती है। सत्यमेव जयते।